चलें जी, तो आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है। इसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है बेसिकली इस्लामिक स्टडीज़ के जो पेपर पैटर्न है उसको देखेंगे, जो सीएसएस में है और पीएमएस में है। फिर हम ये देखेंगे कि सीएसएस में और पीएमएस में इस्लामिक स्टडीज़ में बच्चे फेल क्यों होते हैं। फेल होने की जो वजूहात हैं हम लोग बेसिकली वो देखेंगे। तो आप लोगों को शायद पता हो कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो होते हैं जी एसए में, इंग्लिश एसए जो होता है। सेकेंडली जो बच्चे फेल होते हैं वो है प्रेसी वाला जो पेपर है, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन। और तीसरे नंबर पे जो बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ होती है। तो वो जो मेरे माइंड में या मेरे जो एक्सपीरियंस में हैं, जो बच्चे जो फेल हुए हैं तो उनकी जो वजूहात मेरे माइंड में है वो उन पर बात करेंगे हम लोग। चलें जी, फिर देख इसके बाद हम देखते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ को उर्दू में अटेम्प्ट करना चाहिए या इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो उसमें मैं बात करूंगा कि कौन सी क्या हमारे पास क्राइटेरिया होना चाहिए जिसकी बेस पे हम लोग डिसाइड कर सकें कि उर्दू में अटेम्प्ट करना अच्छा है या इंग्लिश में अटेम्प्ट करना अच्छा है। और इस सेशन में तो हम लोग दोनों में ही पढ़ाएंगे, दोनों पैरेलल चलेंगे, उर्दू भी और इंग्लिश में। तो अगर मैं कोई बात लिखता हूँ, कोई रेफरेंस देता हूँ तो उसकी उर्दू में भी होगी, उर्दू में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। हेडिंग्स भी उर्दू में भी होंगी और इंग्लिश में भी होंगे। फिर हम लोग देखेंगे रिकमेंडेड बुक्स जो हैं। इसमें मैं भी 3 बुक्स आप लोगों को बताऊंगा। फिर इसी तरह हमारा जो ये सेशन है इसका लेसन प्लान जो है उस पर हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पहले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, इससे दूसरे में, तीसरे में ओवरऑल आपको एक पिक्चर मिल जाएगी कि इस पूरे सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो फिर मैं आप लोगों के एंड पे क्वेश्चंस ले लूंगा, जो जो आप लोगों की क्वेरीज हुई किसी भी टॉपिक पे बात, तो हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए ये सबसे पहले ये है कि जो सीएसएस और पीएमएस दोनों का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में ही 100 नंबर का पेपर आता है और सिलेबस भी दोनों का सेम है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। 100 नंबर का पेपर आएगा और उसमें 20 जो होंगे वो एमसीक्यूज होंगे, यानी एक क्वेश्चन पूरा जो है आ, वो एक क्वेश्चन वन आप कह लेंगे, वो सारा का सारा एमसीक्यूज के रिलेटेड होगा। हाँ जी, आप अब्दुल हसीब हैं शायद। तो अब्दुल हसीब आप किस प्रोविंस से, आई थिंक आप पंजाब से ही हैं, है ना? तो ये पंजाब का जो पीएमएस है बेसिकली हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इस पे ये है कि जो सीएसएस होता है ये फेडरल लेवल पे होता है और पीएमएस जो होता है ये प्रोविंशियल लेवल का टेस्ट होता है। और दोनों में फ़र्क बेसिकली ये है कि जो सीएसएस है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं और इसी तरह वहाँ पे सीट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट का ग्रुप होता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट का एक ग्रुप है और उसी में ही एलोकेशंस होती हैं। तो लेकिन दोनों में दोनों की आप अगर प्रिविलेजेस की बात करें तो दोनों की प्रिविलेजेस एक जैसी होती हैं जॉब्स की। और और ये जो पीएमएस पंजाब होता है ये कंपैरेटिवली सीएसएस से ज़्यादा लोग क्वालिफाई करते हैं ओवरऑल। तो लेकिन इसमें सीट्स कम होने की वजह से थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल ये आसान होता है सीएसएस से। चलें जी, तो इसका पहला मैंने क्वेश्चन जैसे बता दिया कि ये एमसीक्यूज होंगे, इसमें 20 एमसीक्यूज होंगे, जबकि फिर हमारे उसके बाद आपने 4 क्वेश्चंस करने होंगे जो कि हर क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का होगा। टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 4 जो हैं वो आपको करने होंगे। ठीक है, 7 में से 4 क्वेश्चन, तो और हर क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर का होगा। तो इस तरह आपके टोटल जो है यहाँ से जो मार्क्स बनेंगे वो 4 इंटू 20 और ये 80 मार्क्स बन जाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो 80 और प्लस ये 20 जो है ये मिला के आपको 100 मार्क्स बन जाते हैं। ये जी इसका पेपर पैटर्न है, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चलें जी, वाई स्टूडेंट्स फेल इन इस्लामिक स्टडीज़। इसकी जो वजूहात हैं वो सबसे जो बड़ी वजह है जो मुझे नज़र आई है वो है कि
बच्चे जो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं इसमें। ओवर कॉन्फिडेंस जो है इसकी सबसे बड़ी वजह, इस्लामिक स्टडीज को वो इजी लेते हैं, वो समझते हैं कि जैसे हम लोगों ने अपनी बैचलर्स में डिग्री के दौरान इस्लामिक स्टडीज कर ली थी, एफएससी में कर ली थी, ठीक है, हमने मैट्रिक में या अपने ए लेवल्स ओ लेवल्स में कर ली थी, या बैचलर्स जो डिग्री में कर ली थी, तो ये इजी हो जाएगी, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इस्लामिक स्टडीज है ये थोड़ी सी टेक्निकल, यहाँ पे एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपको सिंपल नहीं है कि आप बस आप वहाँ पे जाएं और जो माइंड में आता है लिखा है तो आपको पास कर देगा, इस तरह पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को टेक्निकली ट्रीट करना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं, फिर आपको नंबर मिलते हैं। और बहुत सारी डायग्राम्स आपको बनानी पड़ती हैं, फ्लो चार्ट्स बनाना पड़ते हैं, आपको जो है आर्गूमेंट्स, प्रॉपर आर्गूमेंट्स देने पड़ते हैं, एनालिसिस देना पड़ता है। और टेक्निकली जैसे एसए को हम ट्रीट करते हैं उसी तरह आपने क्वेश्चन को डिकोड करके प्रॉपर उसको वहाँ पे लिखेंगे तो फिर आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा मसला जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस का है, बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, इजी ले जाते हैं, बस कर लेंगे। तो ये एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह जो है वो ये है कि आप किसी ऐसी लैंग्वेज में पेपर्स कर रहे हैं जिस लैंग्वेज पे आपको अबूर नहीं है। समटाइम्स बच्चे जो होते हैं उनको अकेडमीज में बताया जाता है कि आपने अगर एफएससी मैट्रिक में या बैचलर्स के दौरान आपने अगर उर्दू में इस्लामिक स्टडीज पढ़ी है तो अब आप उर्दू में ही जाएं। ठीक है, क्या कहा जाता है, क्राइटेरिया क्या बताया जाता है कि अगर आपने एफएससी मैट्रिक या बाद में डिग्री के दौरान अगर उर्दू में इस्लामिक स्टडीज पढ़ी है तो अभी भी उर्दू में ही पढ़ें, उर्दू में अटेम्प्ट करें। हालांकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर एक बंदे की उर्दू अच्छी नहीं है, उसको उर्दू लिखनी ही नहीं आती, तो वो कैसे उर्दू में कर सकता है? यानी आपकी उर्दू की अमला ठीक नहीं है, आप की स्पीड भी नहीं है, राइटिंग जो स्पीड होती है वो भी आपकी नहीं है, फिर आपके पास जो है क्या उसे बोलते हैं आप उस उर्दू के सेंटेंस तक ठीक नहीं लिख सकते। तो ये सारे मसाइल के साथ आप कैसे उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते? फिर बाज बाज का ये भी मैंने बच्चों को देखा है, उर्दू में कर रहे होते हैं लेकिन उर्दू की राइटिंग भी नहीं उनकी अच्छी होती है, ऐसी इतनी फजूल किस्म की राइटिंग होती है, लेकिन बस वो टीचर किसी ने बोला था और कर लिया जी, बस इतना सा उनके पास जो है ना। तो दूसरा ये है कि इंग्लिश, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ये होता है कि आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में करने, तो इंग्लिश तो ऑटोमेटिकली आपने ठीक करनी पड़ती है, अदरवाइज आप जो है इस्लामियात क्या कोई भी पेपर नहीं आप कर सकेंगे। तो ये एक है इसमें। चलें, ये थी इसकी दूसरी वजह। इसके अलावा आप कोई बताएं आपके माइंड में क्या आती है और क्या वजह हो सकती है, थोड़ा पार्टिसिपेट आप लोग भी करें क्लास की। हाँ जी। एक मिनट मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो अभी ठीक आ रही है आवाज़? चलें चलें बेहतर। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें कि आपके ख्याल में जो है क्या वजूहात हैं। चलें बेहतर है रिजा। हाँ जी। एनीवन, कोई और वजह क्या हो सकती है? मैं बताता हूँ, मेरे माइंड में तो और भी हैं, मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ। तो बाद बच्चे जो होते हैं ना, वो उनको अरेबिक लैंग्वेज जो यानी जो रेफरेंस होता है, अब ऑब्वियसली कुरान मजीद से अगर आप रेफरेंस देते हैं, आपने क्या करना है, अरेबिक में अरबी में अबारत लिखनी है, अरबी में जो आयत है वो आपने लिखनी है, अरबी अबारत जो है वो आपने लिखनी है। अब वो हदीस की हो सकती है, कुरान मजीद की हो सकती है, वो आप लिख यानी अगर लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। अब ये एक एक प्लस पॉइंट है, अगर कोई बंदा अरबी याद कर सकता है तो उसके लिए आसानी हो जाएगी।
लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका एक कह लें कि इस तरह का बैकग्राउंड ही नहीं होता कि वो अरबी लैंग्वेज जो है ना याद कर सके प्रॉपर, या वहां पे लिख सके। तो वो जब इसमें कोई गड़बड़ करते हैं ना, आयत जो है वो गलत लिख दिया है, टोटली जो है ना कोई ऐसा ब्लंडर कर दिया है, या दो आयतों को मिक्स करके कोई एक लिख दिया है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एग्जामिनर की जब अगर उस पे एग्जामिनर की नज़र पड़ जाए ऐसा गलत रेफरेंस जो आपने दिया है, तो वो फौरन जो है ना आपको उसके माइंड में एक नेगेटिविटी बन जाती है, क्योंकि ये कुरान मजीद या हदीस जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके साथ वैसे ही हमारी इमोशनल अटैचमेंट है। तो अगर आप अरबी वहां पे गलत लिखते हैं, गलत आयत लिखते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, आपका आप फेल हो जाएंगे, सिंपल आपको फेल कर देगा। तो इसलिए अरबी अगर आपने वहां पे लिखें तो उसका क्या तरीका है कि उसको ठीक तरह से याद करें। अगर आप नहीं लिख सकते तो सिंपली ट्रांसलेशन लिख दें, ट्रांसलेशन लिखना काफी है, उसकी उर्दू में लिखें या इंग्लिश में। तो ये बात है। तो अरबी जो है वो लिखने के प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन गलत लिखने के बहुत ज्यादा नुकसान है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। फिर तीसरी एक ये भी वजह होती है कि बच्चे जो होते हैं वो जो मार्केट में मौजूद बुक्स है ना, ठीक है, मार्केट में जो मौजूद बुक्स हैं उन्हीं पे रिलाय कर रहे होते हैं। हाँ जी, असीब भी इसी तरह होगा। आपको अरबिक जो अबारत है वो लिख के साथ ट्रांसलेशन और पीछे साथ आयत नंबर या सूरा नंबर जो है वो भी देना होता है। वो मैं आपको बताऊंगा, हमारा एक सेशन पूरा, एक क्लास पूरी इस पे होगी, पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। मार्केट में जो बुक्स हैं उनसे करते हैं। अब मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कौन सी मार्केट से बुक लें। तो लिटरली मैंने खुद जब ये किया था तो मैंने कोई तकरीबन 2 से 3 बुक्स थी मेरे पास, लेकिन मैंने उसमें से किसी बुक को यूज़ नहीं किया था। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं कोई करना नहीं चाहता था, सिर्फ ये मसला था कि एक मैं मुझे जो एक जो मुझे चाहिए चीज चाहिए होती थी वहां से मिलती नहीं थी। वहां पे हेडिंग्स जो होती थी, एक ही बात को बार बार घुमा के वहां पे लिखा गया होता था, एक ही आर्गुमेंट बार बार यूज किया जा रहा होता था। बड़ी मशहूर बुक्स हैं जो मैं जिनका भी मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो जिनका बड़ा बहुत ज्यादा टीचर्स रिकमेंड करते हैं जी फलां बुक आप ले लें, तो उसमें क्या था कि बार बार एक ही आर्गुमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से तो आप पेपर में जब लिखेंगे घुमा फिरा के, तो एग्जामिनर आपको नंबर कभी भी नहीं देगा। तो नंबर लेने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मार्केट बुक्स में रिकमेंडेड बुक्स हैं जिन पे आगे मैं बात करूंगा, कि जो एग्जामिनर्स ने या एफपीएससी ने जो बुक्स रिकमेंड की हैं, या जो आप कह लें कि स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं, ठीक है, जो स्कॉलर्स हैं, उनकी बुक्स से आप अगर मटेरियल अपना निकालते हैं तो फिर ऐसा होगा। तो ये आप लोगों के लिए बेहतर, जो लोग ज्वाइन करेंगे क्लास, तो वो लोग देखेंगे कि हमारा जो है वो अ, जो यानी जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा इसमें वो बहुत यानी ऑथेंटिक ऑथर्स और स्कॉलर्स की बुक से मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, और उन्हीं को लेके चलता हूँ। उसमें कोई मार्केट की बुक्स जो हैं उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो सब स्टैंडर्ड हो आप लोगों को। या बाज़ का एक अच्छा एक और भी वजह होती है, एक और वजह ये भी होती है कि बच्चे जो होते हैं, अब मार्केट की जो बुक्स होती है ना उनके अंदर अब एक जैसी हेडिंग्स हैं। अब फॉर एग्जांपल एक बुक जो है 1,000 बच्चे ने खरीदी है, तो 1,000 बच्चा जो है अगर वो एक तरह की हेडिंग्स वहां पे लिखा था तो एग्जामिनर खुद ही बोर हो जाता है कि यार ये क्या है, कोई फर्क ही नहीं है, कोई वो पिछले ने भी ऐसे लिखा था इसने भी ऐसे लिखा। तो वो कोई एग्जामिनर को कोई आप जब तक अपने आप को कोई मुख्तलिफ उसे कोई चीज़ नहीं पेश करते तो वो आपको अच्छे नंबर भी नहीं देता। तो एक ये भी वजह होती है कि एक ही तरह की चीज़ें वहां पे सबने लिखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। यस, असीब आपको यूनिक चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, और यूनिक से मुराद ये नहीं है कि कोई आप ऐसी बात लिख दें कि एग्जामिनर को नीचे लिखना पड़ेगा कि ये मतलब ये आप पे वही उतरी थी। ऐसा नहीं होना। तब यूनिक से मुराद ये है कि आप एक ही बात को मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। तो हाँ जी, तो एक ही बात को मुख्तलिफ तरीके से, क्योंकि आपको शायद ये शेर सुना हो कि कहते हैं कि
इंसान यानी दुनिया में कोई भी चीज़ नई नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि उसका उसको बयान करने का अंदाज नया होता है। हर जो है ना कोई भी, वो कहते हैं, किसी बंदे ने एक स्टेटस लगाया हुआ था कि बहुत सारी अच्छी बातें जो है वो लोग कह के चले गए हैं, आज भी जो भी अच्छी बात आपको कोई कोटेशन मिलती है वही बात पहले भी लोगों ने कही होती है, आपने हजार दफा, बस अंदाज किसी बंदे का मुख्तलिफ होता है, यूनिक होता है, जो कि आपको अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो अंदाज जो है वो आपको यूनिक करना पड़ेगा। यस। तो जी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास है कि इस्लामिक स्टडीज को उर्दू में करें या इंग्लिश में करें। हम इस पे पहले मैं बता चुका हूँ कि फेलियर की एक वजह यह भी है कि आप गलत लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, यानी उर्दू में आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको उर्दू पे अबूर नहीं है, इंग्लिश पे तो आपको हो जाता है ना, जब आप बाकी सब्जेक्ट्स कर रहे हैं तो इंग्लिश पे तो ऑटोमेटिकली आपका अबूर बन जाता है, आपको उस पे दस्तरस हासिल हो जाती है। लेकिन उर्दू पे जो है दस्तरस हासिल उस, यानी एक बंदे ने उर्दू बस पढ़ी थी, एफएस या मैट्रिक तक पढ़ी है, उसके बाद उसने उर्दू पढ़ी नहीं है, और उस टाइम पे उसने बस जो है पेपर पास करने के लिए या वन नाइट स्टडी के लिए तो की थी, तो इसमें तो फिर नहीं वो मजा आएगा। तो बताने, अच्छा जी, एक तो अब हम इस पे मैं कुछ आप लोगों को क्राइटेरिया बताता हूँ कि बेसिकली हम क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे सिलेक्ट करते हैं कि उर्दू में आया करनी है या इंग्लिश में करनी है। तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया यही है कि आपको लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज क्या जो जिस यानी ये उर्दू जो है इस पे अबूर है या नहीं है। अगर तो अबूर है तो फिर आप इसके जो है ना जा सकते हैं। सेकंड जो इसमें चीज आ जाती है वो ये है कि आपने इस्लामिक बुक्स जो हैं वो किस लैंग्वेज में पढ़ी हुई हैं। इस्लामिक बुक्स बाज़ औक़ात आप सीरत नबी की आपने किताब पढ़ी है, या आपने कोई और किसी टॉपिक पे, इस्लामिक हिस्ट्री पे कोई बुक पढ़ी थी, ठीक है, किसी और इस्लामिक स्कॉलर की कोई बुक आपने किसी भी टॉपिक पे ली थी, तो अगर वो आप इंग्लिश में कर रहे हैं या आप उर्दू में कर रहे हैं तो वो भी फैक्टर इसमें काउंट होगा कि आपने, आपका मुतालिया किस लैंग्वेज में ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपका उर्दू में ज़्यादा है तो फिर आप उर्दू में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे देखनी है। फिर आपकी राइटिंग जो है वो भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपका राइटिंग कितनी अच्छी है। उर्दू में अगर अच्छी है तो आप जाएं, फिर इंग्लिश में तो आपको अच्छी करनी पड़ेगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं। तो ये भी इसमें आपने करना कि आपकी राइटिंग अच्छी है या नहीं। बाज़ औक़ात आपको उर्दू आती भी है, आपका मुतालिया भी था, सब कुछ था, लेकिन आपको राइटिंग जो है वो उसकी आपकी राइटिंग ही अच्छी नहीं है, आप लिखते हैं अच्छा नहीं लिख सकते उसमें। तो ये जी इसमें चीज़ें आ जाती हैं। फिर ये है कि हमारे यहाँ एक और भी मसला होता है जो बाज़ औक़ात बच्चे जो उर्दू में रखते हैं, सबसे बड़ा जो मसला अपने को पेश आता है वो ये आता है कि हमें आज आज हम उर्दू भी बोल रहे होते हैं ना, तो हमारे आधी उर्दू में आधे से ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं, ऐसे ही है। यानी हम बोल उर्दू रहे होते हैं तो उसमें दरमियान में हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे अभी मैं ये यूज़ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसकी जगह उर्दू में तो वर्ड इस्तेमाल है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि हम उर्दू के वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। इस तरह हमारी उर्दू भी जो है वो बेसिकली कैसी है कि उसकी आधी आधी उसमें इंग्लिश होती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप उर्दू में लिख रहे होते हैं ना, तो उस दौरान आपको जो राइट वर्ड होता है वो माइंड में आते ही नहीं, आपके माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स आ रहे होते हैं, क्योंकि आपने, आपकी प्योर उर्दू है ही नहीं, आप बोलते भी आधी इंग्लिश है आधी उर्दू बोलते हैं। तो इस वजह से पेपर के दौरान आपको बाज़ औक़ात जो आपका थिंकिंग प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है, और इसी तरह आपकी फिर राइटिंग भी स्लो हो जाती है, और पेपर के दिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो ये भी एक मसला होता है। तो ये भी आप, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सपीरियंस की बेस पे है कि बच्चों को क्या क्या मसाइल आते हैं, तो आपने इन सब को माइंड में रखते हुए रिस्क लेना है। अच्छा जी, जो लोग उर्दू में रखते हैं, ठीक है, उन लोगों के माइंड में क्या चीज़ें होती हैं उन पे भी बात करें। अभी तो मसाइल बता रहा था ना, उनके माइंड में ये होता है कि हमें कुरान मजीद की जो आयात हैं वो हम लोगों ने, हमें उर्दू में आसानी से याद कर लेते हैं, एक तो ये चीज़ वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं जी हमें हदीस जो होती हैं, बहुत सारी अहादीस जो हैं वो हमने उर्दू में याद की हुई हैं, तो वो हमें पेपर में आसानी से, इसी तरह क्योंकि हम लोग जो हैं वो सुनते रहते हैं मुख्तलिफ उलमा को इधर उधर से, तो उससे क्या होता है कि हमें ये चीज़ें याद हो जाती हैं।
तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर बोल लेते हैं कि भाई ये चीज़ें मुझे क्योंकि याद है तो आसानी हो जाएगी वहाँ पे। तो लिटरली मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आयात है ना, अगर आप गिनती की निकालें ना, बहुत ही कम होती हैं। कुरान मजीद की आयात जो आपने पेपर में लिखनी है ना टोटल, जब ये सेशन एंड होगा तो आप उन वो बार बार रिपीट हो रही होती है एक जैसी आयत, तो गिनेंगे तो 20 होंगी ज्यादा से ज्यादा या 25 होंगी, इससे ज्यादा आयात नहीं बनती जो जिनका आपको ट्रांसलेशन याद करनी है। ठीक है, इसी तरह हदीस जो है वो उससे भी काम होंगे। तो आप ये वाला जो फैक्टर होता है, इसको अगर आप इसकी सिर्फ इसकी वजह से आप उर्दू में रख रहे हो तो फिर आप गलत हैं। बाकी भी चीज़ों को आपको माइंड में रखना है कि अगर मेरी उर्दू अच्छी भी है, लिखने में अच्छा हूँ या नहीं, मैं जो है अमला मेरी अच्छी है या नहीं, राइटिंग स्पीड कितनी है, मेरी राइटिंग स्टाइल किस है, सर ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। फिर जाके आप जो है सिलेक्ट करें कि आप उर्दू में जा रहे हैं या इंग्लिश में जा रहे हैं। बेस्ट है। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछेंगे। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ जी, आप सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। डिपेंड कर रहा है ना, आप अगर आप उर्दू में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको ट्रांसलेशन भी उर्दू में लिखनी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में ही लिखनी चाहिए। ये चीज़ होती है। यस, आप उनको सिंपली आयात की ट्रांसलेशन है बेसिकली इंग्लिश में। आयात लिखने का मतलब क्या है कि उनकी ट्रांसलेशन आप लिख सकते हैं। आप अरबिक अगर आप नहीं लिख सकते, आपको याद नहीं होती, अगर याद कर ले तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें ये होता है कि आपका आपकी ज़्यादा स्कोर आ जाता है। लेकिन अगर आपको ये खदशा है कि मैं वहाँ पे गलत ना कर दूँ तो फिर बेहतर है आप सिर्फ जो है ट्रांसलेशन ही लिख लें। ठीक है जी। और आज जो है ना पीएमएस की लास्ट डेट है अप्लाई करने की, पीएमएस पंजाब की। तो शायद अब्दुल हसीब आपको नहीं आइडिया, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको अगर अप्लाई करना है तो आज 12 बजे से पहले आप अप्लाई कर सकते हो। और फी जो होती है इसकी ऑनलाइन सबमिट होती है, वो भी मसला नहीं है। हाँ जी, कैफ आप क्या अगर अरेबिक लिख लें तो, हाँ जी अरेबिक लिखें तो बहुत अच्छा है। आप अरेबिक लिखेंगी तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट है हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स हैं। रिकमेंडेड बुक्स में सबसे पहली जो बुक सबसे ज़्यादा मैं जो रिकमेंड करता हूँ बच्चों को वो ये है। ये बुक तो आपको हर सूरत पढ़नी चाहिए, ये इतनी ज़बरदस्त बुक है। आपकी ना सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ आपकी बेहतर होगी बल्कि आपको ओवरऑल जो है इस्लाम के बारे में बहुत कुछ मिलेगा इसमें। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम ये बुक पढ़ें तो आपको बहुत सारे जो ये मोहल्ले के मौलवी होते हैं उनसे ज़्यादा इल्म होगा। तो ये इतनी मतलब अच्छी बुक है, और है भी इतनी बड़ी भी नहीं है, 300 पेजेस के सारे। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ये एक ऐसे शख्स हैं कि जिनको तकरीबन 25 लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल था, आई थिंक सो। जो मैंने पढ़ा था कि इनके इनको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस जो है ना, हाँ जी 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, 22 जुबानों पे इनको ना, ये 22 जुबानों में लिख सकते थे, बोल सकते थे, इतने काबिल शख्स थे। और ये पाकिस्तानी थे। और इसमें अरबिक, पर्शियन, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, टर्किश, ये सारी लैंग्वेजेस जो है इन्होंने। और आखिरी ये बताते हैं कि जब इनकी एज थी 84 ईयर्स, 84 यानी 84 साल की उम्र में इन्होंने थाई लैंग्वेज जो थी वो सीखी थी। तो ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत इस्लाम पे काम किया हुआ है। और ये रहते थे वहाँ पे पेरिस में। ठीक है, इन्होंने सारी लैंग्वेज यानी ज़्यादातर ज़िंदगी वहीं पे गुजारी। तो डॉक्टर हमीदुल्लाह की ये ज़रूर बुक पढ़ें आप लोग। फिर दूसरी बुक जो है इसमें आपने ये खुर्शीद अहमद, प्रोफेसर खुर्शीद अहमद जो है इनकी बुक पढ़ें। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद जो है ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। और इन्होंने जो है बहुत काम किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ पे, इस्लाम या इस्लाम के जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उन पे बहुत काम किया हुआ है। तो ये बुक है दूसरी। अच्छा, ये अभी मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, उर्दू में बताता हूँ। उर्दू में भी ये बुक्स हैं, उनकी ट्रांसलेशन आप उनके नाम डिफरेंट है।
फिर है मौलाना मौदूदी जो है, इनकी बुक है टू वर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, ये बहुत ज़बरदस्त बुक है ये भी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मौका मिले तो ये भी पढ़ें। तो ये जी 3 बुक्स सबसे ज़्यादा जो है ना मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी चीज़ें जो होंगी वो हम लोग, आप मुख्तलिफ टॉपिक्स जो यहाँ पे इन बुक से कवर नहीं होते वो हम क्लास में करेंगे, और वो बहुत बड़े डिटेल में सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, उर्दू में जो नाम है डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की बुक का, उसका नाम है तारुफ इस्लाम। और खुर्शीद अहमद जो है, इनकी बुक का नाम जो है इस्लामी नज़रिया हयात, ये बुक है। और मौलाना मौदूदी जो है, इनकी बुक का नाम है दीनियात, उर्दू में। तो ये तीनों बुक्स जो हैं आप लोग परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ में कहीं से मिले तो वो भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही है कि आप परचेज कर लें, एक कम से कम इनमें 1 या 2 बुक ज़रूर पढ़ें आप। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछेंगे। मार्केट से कोई बुक मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, आप लोगों को कोई अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पे। उसमें फिर ये नहीं होगा कि आप कहें कि सर हमने वहां से पढ़ा था और ये चीज़ ऐसे थी और वो ऐसे। तो हाँ जी, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप पढ़ें। अगर आप 24 के टाइम में जा रहे हैं तो बुक्स पढ़ना कोई मसला नहीं है, आप लोगों पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये बात करें कि भी जो लेक्चर्स हैं वहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो उसमें इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपके सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। एमसीक्यूज भी इवन मैं करवाता हूँ, तो वो मसला नहीं रहेगा आपको। ठीक है, यानी आप अगर सिर्फ सीएसएस के इस्लामियात तक की बात करते हैं तो वो सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगा। चलें जी। हमारा अभी लेसन प्लान है, टोटल लेक्चर्स जो होंगे वो 15 लेक्चर्स हैं जी, इसमें पर वीक 3 लेक्चर्स होंगे, टोटल 15 लेक्चर्स हैं। पर वीक 3 लेक्चर्स, और इस तरह टोटल मिला के ये 6 वीक्स का जो है ना कोर्स बनेगा। ठीक है, इसमें यानी 1.5 महीना तकरीबन लग जाएगा हमारा। तो सबसे पहले जो हमारा जो लेक्चर होगा, मैं आप लोगों को थोड़ी लेक्चर स्लाइड्स भी दिखाऊंगा जो मैंने पिछले बैच में जब लोगों को पढ़ाया था, उसके लिए आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह इंटरेक्टिव किस्म की स्लाइड्स होती हैं, और बहुत सारी, मतलब ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप, तो सबसे पहले जो है, हाँ जी, तो सबसे पहले जो हमारा लेक्चर होगा, यानी पहला लेक्चर जो होगा, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नीड ऑफ दीन इन ह्यूमन लाइफ। इसलिए इसको उर्दू में क्या लिखेंगे, ज़रूरत मज़हब, यानी इंसानी ज़िंदगी में ज़रूरत मज़हब जो है वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उर्दू में नहीं लिखा, लेकिन जब हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं उर्दू में भी और इंग्लिश दोनों में जाएंगी चीज़ें साथ साथ, उनकी भी हेडिंग्स होंगे। तो ज़रूरत मज़हब पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भी इंसानी ज़िंदगी में आखिर मज़हब चाहिए क्यों, क्या ज़रूरत है इतनी नमाज़ें पढ़ने की और बाकी चीज़ें करने की। फिर आ जाता है कि इस्लाम एज अ दीन, इसके इस्लाम एज अ दीन, इसके यानी हम देखेंगे कि इस्लाम की बतौर दीन क्या क्या खसूसियात हैं, यानी क्या क्या खसूसियात हैं जो इस्लाम को दीन के, यानी हम कैसे साबित कर सकते हैं कि एक इस्लाम एक दीन है। ओके, तो हम ये चीज़ें भी इसमें, इसकी इस्लाम की जो डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स हैं बीइंग अ दीन, वो सारी डिस्कस करेंगे डिटेल में। कुरानिक रेफरेंस भी यूज़ करेंगे, अहादीस भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें साबित होता है कि इस्लाम एक दीन है। फिर जी डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन, यानी दीन और मजहब में फ़र्क भी देखेंगे, दीन और मजहब में फ़र्क, तो ये भी देखेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ओके, फिर आ जाता है कि इस्लामिक बिलीफ्स जो हैं उनको देखेंगे, इस्लामिक बिलीफ्स कौन कौन से हैं जी। तौहीद है, रिसालत अकीदा है, तौहीद अकीदा, रिसालत अकीदा है, आखरत के, ये मेन है 3। बाकी जो है वो जो मलाइका पे अकीदा है, जो इल्हामी किताबों पे अकीदा है वो भी शामिल है। इसी तरह अच्छी बुरी तकदीर पे जो अकीदा है वो भी शामिल है। लेकिन पेपर में जो है ये चीज़ें आती हैं, और बाकियों पे, यानी इल्हामी किताबों पे जो है वो कभी वैसे भी इसमें शामिल, मतलब उस तरह से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शामिल नहीं। ठीक है,
तो इसमें तौहीद, रिसालत और आखिरत, हम ये तीनों डिटेल में देखेंगे, और बाकियों का भी मैं आपको अहादीस की रोशनी में एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। फिर आ जाता है हमारा तीसरा लेक्चर जो है, उसमें इस्लामिक वर्शिप्स जो है उन पे बात करेंगे। तो ये सारी वर्शिप्स जो है इनमें हम सब कवर करेंगे। नमाज है, रोज़ा है, ठीक है, इसी तरह हज जो है, और ज़कात। तो ये तीनों जो है इसमें शामिल हो, अच्छा चारों सॉरी इसमें आ जाएंगे। और फिर उसके जो ये अकायद हैं, इनके भी इंसानी ज़िंदगी पे जो इम्पैक्ट्स हैं, असरात हैं, एक इनफरादी ज़िंदगी पे और इज्तमाही ज़िंदगी पे, यानी इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ दोनों पे जो असरात हैं वो हम लोग देखेंगे। और इसी तरह वर्शिप्स जो हैं उनके भी हम असरात देखेंगे। तो ये पहले 3 लेक्चर्स में, यानी फर्स्ट वीक में ये सब कुछ होगा। लेक्चर 4 जो होगा, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरत नबी। ये लेक्चर 4 और 5 ये दोनों जो होंगे ये सीरत नबी पे होंगे, ठीक है। तो ये वैसे बाय द वे चीज़ें चेंज होती रहेंगी, ज़रूरी नहीं है जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही चले, लेकिन डिटेल में हम लोग सब कुछ देखेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से चलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम बतौर इंडिविजुअल देखेंगे, यानी आप बीइंग एक एक फ़र्द के, एक मुआशरे के फ़र्द के आप किस तरह रोल मॉडल हैं। फिर एक डिप्लोमैट के तौर पे आप कैसे रोल मॉडल हैं। फिर आप एजुकेशनिस्ट के तौर पे कैसे रोल मॉडल हैं। फिर आप एक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट यानी एक सिपह सलार के तौर पे कैसे रोल मॉडल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ये देखेंगे कि आप की ज़िंदगी लोगों के लिए किस तरह आइडियल है, किस तरह लोग आपकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं, और किस तरह आपकी ज़िंदगी को आपका उसवा हसना जो है उस पर अमल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम लोग इसमें देखेंगे। फिर दूसरा जो सीरत नबी का लेक्चर होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अमन कायम किया, और उसमें मिसाक मदीना की बात करेंगे, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की बात करेंगे जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जिहाद वर्सेस टेररिज्म जो है, ये वैसे लेक्चर मैं पढ़ाता नहीं हूँ, इसका यूट्यूब पे मैंने डिटेल में लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो ये शायद हम लोग ना कर सके। बाकी जो है वो सारे हम लोग करेंगे। फिर जी लेक्चर 6 जो है, उसमें ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, इस्लाम ने क्या क्या इंसानों को ह्यूमन राइट्स दिए हैं। 1400 साल पहले इस्लाम ने क्या ह्यूमन राइट्स दिए थे, जबकि यूएनओ जो है उन्होंने 1948 में ह्यूमन राइट्स का जो चार्टर था वो लेके आए, जबकि इस्लाम ने 1400 साल पहले दिए। और आप देखेंगे कि वो वाले जो 1948 में यूएनओ लेके आई है, वो बेसिकली इस्लाम 1400 साल पहले दे चुका था। फिर हम खुतबा हज्जतुल विदा जो है, इसको सेपरेटली देखेंगे कि वो कैसे एक ह्यूमन राइट्स का चार्टर था, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कैसे इसे कह सकते हैं खुतबा हज्जतुल विदा को, ठीक है। फिर वुमेन राइट्स जो हैं उन पे बात करेंगे, और वुमेन राइट्स को हम बेसिकली फेमिनिज्म जो है उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे, यानी हुकूक निस्वा को कंपेयर करेंगे तहरीक हुकूक निस्वा के साथ। फेमिनिज्म की जो आजकल तहरीक चली हुई है, हम देखेंगे कि ये जो आज खवातीन जो हैं वो जो हुकूक मांग रही हैं, इस्लाम ने ये वाले हुकूक जो वेस्ट में खवातीन ने बेसिकली एक जंग लड़ के लिए हैं। जंग से मुराद ये है कि बहुत बड़े लोग बहुत बड़े मूवमेंट्स चली वहाँ पे, बहुत बड़ी तहरीकें चली, उसके बाद जाके उन लोगों को वो वाले राइट्स मिले थे जो कि इस्लाम ने 1400 साल पहले खवातीन को दिए। फिर हम ये भी देखेंगे कि आजकल जो खवातीन जो राइट्स मांग रही हैं, बेसिकली वो उनके राइट्स नहीं है, बल्कि वो उनके लिए एक ट्रैप है। तो ये चीज़ें भी हम इसमें देख लेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आ जाता है कि मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी बेसिकली हम देखेंगे कि एक तहजीब जो होती है और सकाफत जो होती है, तहजीब और सकाफत, इसको बेसिकली इनकी डेफिनेशन देखेंगे, और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो भी हम सिंपल सा देख लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेन जो इसमें टॉपिक है वो ये है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन और कल्चर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि ये उन्होंने आगे लिखी हुई हैं। मोरल वैल्यूज़ जो हैं हमारी, इसमें यहाँ पे तो मिसिंग है, लेकिन अगर आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाएं, उसमें जो दिया हुआ है ना सिलेबस, उसमें उन्होंने दी हैं, जैसे कि तौहीद है, डिग्निटी ऑफ ह्यूमन लाइफ है, मोरल वैल्यूज़ हैं,
ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, इस तरह करके वो बहुत सारी आ जाती हैं। फिर 8वां लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। हम देखेंगे कि इस्लाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लाम ने यानी एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली इस्लाम क्यों करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। फिर जो गुड गवर्नेंस है, या आप कह लें कि जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन पे बात करेंगे। पाइस कैलिफ्स जो हैं उनके दौर में कैसी गवर्नेंस थी, ये भी हम वहाँ से भी कुछ रेफरेंसेस लेके हम अपने आर्गूमेंट्स को मजबूत करेंगे। फिर हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के जो लेटर्स थे, जो कि बहुत बड़ी एक कह लें कि आने वाले वक्त में जितने हाकम थे उनके लिए एक मशाल राह थे वो, तो वो वाले लेटर्स को हम लोग उनमें से भी कुछ रेफरेंसेस निकालेंगे, और वो भी हम अपनी ये वाले जो टॉपिक्स होंगे इनमें ऐड करेंगे। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जैसे मैं ऊपर बात की है, तो वो भी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर इस्लाम में जो अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है उस पर बात करेंगे कि इस्लाम ने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए थे और इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं। फिर इसमें जो अदारा हो वो उसका जो सरबराह हो वो कैसा होना चाहिए, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो भी हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जी हमारे 9 लेक्चर इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 10वें लेक्चर में हम लोग चलेंगे, जो सिस्टम्स हैं इस्लाम के उन पे बात करेंगे। इस्लाम के सिस्टम्स हैं, आपको पता है कि पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम का जो है इस पे मैं वैसे लेक्चर यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, हम लोग देख लेंगे अगर। ठीक है, ये वाला पॉलिटिकल सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे, जुडिशियल सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम जो है इस पे हम लोग बात करेंगे जब हम ज़कात वाला टॉपिक करेंगे ना, ज़कात वाला, तो उसके अंदर ही हम इकोनॉमिक सिस्टम को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह करके ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर जी इत्तिहाद और इजमा, और उसको आज के दौर में इन दोनों की क्या ज़रूरत है कि इनको रिवाइव किया जाए, दोबारा ज़िंदा किया जाए। इज्तिहाद की मौजूदा दौर में क्या क्या ज़रूरत है, इजमा क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, इनका प्रोसीजर क्या है, मुख्तलिफ टाइप्स के इज्तिहाद या इजमा जो हैं वो क्या है, मुजतहिद कौन होता है, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह, और बड़ी यूनिक सी होंगी इसमें, ये मार्केट की किताबों वाली चीज़ें नहीं होंगी। फिर जी लास्ट जो होगा हमारा लेक्चर, इसमें हम कॉन्टम्प्रेरी जो इश्यूज हैं उन पे बात करेंगे, जिसमें मुसलमानों को जो आज के दौर में मुस्लिम दुनिया जो है उसको जो मसाइल का सामना है बेसिकली, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी आज के दौर में, मौजूदा दौर में मुसलमान दुनिया जो है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, डिसयूनिटी है इन लोगों के दरमियान में, सेक्टेरियनिज़म है, एक्सट्रीमिज़म है, और इस्लामोफोबिया जो है वो भी इसमें आ जाता है। तो ये जो दो टॉपिक्स हैं, एक्सट्रीमिज़म और इस्लामोफोबिया, इनको तो हम डिटेल में देखेंगे ना, इन पे पेपर में बार बार क्वेश्चन आ चुका हुआ है, इस्लामोफोबिया पे भी आ चुका हुआ है, तो इनको हम डिटेल में सेपरेटली देखेंगे। लेकिन इसके अंदर जो है सबको थोड़ा ब्रीफली, जितने भी बाकी भी इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं, एजुकेशन के इश्यूज जो हैं, वुमेन पार्टिसिपेशन के इश्यूज हैं, और इसी तरह जो है हमारे यहाँ जो अनस्किल्ड लेबर है उसकी बात हम लोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ फिर हमारा जो सिलेबस है ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा 12वें लेक्चर तक, हो सकता है 13 भी हो जाए। लेकिन लास्ट जो 3 लेक्चर्स होंगे ये इस तरह है कि इनमें ये पूरा लेक्चर जो होगा इसमें हम लोग पास पेपर से क्वेश्चन पकड़ेंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, लाइव हम लोग सॉल्व करेंगे, उसकी मैं हेडिंग्स बनाऊंगा, आप लोगों को एक प्रॉपर जो है ना एक टेक्निक्स भी पता चल जाएंगी कि पेपर में हेडिंग्स किस तरह बनानी है, कलर कौन सा यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगे। फिर इसी तरह फिर एमसीक्यूज़ के लिए ये 2 लेक्चर्स जो होंगे एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के लिए होंगे, या हो सकता है इसमें एक हमारे पास लेक्चर हमें मिले। लेकिन एमसीक्यूज़ कि हम लोग जो है जितने भी पास पेपर्स में आए हुए हैं या बाकी इम्पोर्टेंट जो अ, उनके रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो हम लोग कर लेंगे। ये आपको एमपीटी में भी हेल्पफुल होंगे, एमपीटी की जो इस्लामियात का पोर्शन है वो भी हेल्पफुल होगा, या वन पेपर के लिए भी जो आप करते हैं। तो यहाँ पे एमसीक्यूज प्रिपरेशन जो है वो भी आपकी हो जाएगी। हाँ जी अब्दुल हसीब, ये ना एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सीएसएस, सीएसएस में अपीयर होने से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो होता है जी अक्टूबर में। तो वो आपने जो है देना होता है, तो इसकी जब एडवर्टाइजमेंट आ जाती है
अगस्त में या सितंबर के स्टार्ट में आ जाती। अरे यहाँ तक है मेरी तरफ से आज का जो लेक्चर है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछें प्लीज। चलें जी, बेहतर हो गया।